Hello again. So in this video, we will continue 11th class economics NCERT, which is इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ये जो है वो लास्ट चैप्टर होगा जो है चैप्टर 8 आपका. इसका टाइटल है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर. सो अदर्स जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं. फिलहाल इंट्रो देखते हैं चैप्टर का क्या कहने का मतलब कि ये ट्राई कर रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में. देखो, जो इस चैप्टर में बेसिकली जो बात की गई है वो की गई है कि जो 3 कंट्रीज हैं, एक इंडिया और उसके 2 नेबर्स पाकिस्तान और चाइना, वो जैसे इंडिया का डेवलपमेंट हमने समझा कि 1947 यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन कैसे थी, उसके बाद जो है वो 1950 से लेकर के 1990 तक इंडिया की कंडीशन क्या रही, एंड आफ्टर 1990 यानी कि जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसके बाद इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी, बेसिकली डेवलपमेंटल पाथ था, वो कैसा रहा. बट इंडिया का हमने देख लिया. बट इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि जो इसके नेबर्स थे, पाकिस्तान और आपके चाइना स्पेशली, इसी 2 कंट्री के बारे में बात है, उसका डेवलपमेंट पाथ कैसा रहा, वो उन्होंने किस तरह से जो है वो परफॉर्म किया, और ये बताने की कोशिश करेंगे. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे खास करके कि कैसे 3 कंट्रीज एक साथ तीनों ने अपनी जर्नी शुरू की. लगभग 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ने शुरू की और 49 में चाइना ने शुरू की, और इसके बाद आज वो तीनों अलग अलग मुकाम पे हैं. चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे है, इंडिया बीच में कहीं पे है और पाकिस्तान बिल्कुल वॉर्स है. तो देखेंगे कि क्या क्या कैसी कैसी पॉलिसीज कंट्रीज ने बनाई और क्या प्रॉब्लम आई, क्या सक्सेसेस आए, क्या फेलियर्स आए, सब पे हम लोग बातचीत करेंगे. सो इंट्रो में ये चैप्टर का कहना है कि देखो, जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा आया है उसमें हर नेशन की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से उसके डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, उसकी जो अपनी इकोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके. और इसको करने के लिए ये जो इकोनॉमीज हैं वो फॉर्म कर रहे हैं आपका क्या, रीजनल, आपका रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुपिंग खास करके. सो बेसिकली ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू सेटअप और ट्राइंग टू बी इन सम काइंड ऑफ रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स. जैसे आप देखो कि रीजनल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि एक रीजन के सारे कंट्रीज मिलकर के एक जो है वो इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म करते हैं. जैसे आपका यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं उसने यूरोपियन यूनियन बनाया, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं आसियान बनाया उसने, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं आपका जो भी है, जैसे इंडिया, नेपाल, ये सारी चीज़ें हो गए, पाकिस्तान, इसने सार्क बना लिया. तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 है आपका, G8 है, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज जो है वो इंटर रीजनल, बेसिकली डिफरेंट रीजन की कंट्री आकर के एक साथ बैठती है और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो यहाँ पे काम करती है. सो ग्लोबलाइजेशन वाले फेज में आपको ये कॉमन है कि बहुत सारे कंट्री मिलकर के एक ग्रुप बना करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है. अब देखो, ये जो चीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और ज़्यादा एसेंशियल और क्रूशियल बन जाती है. क्यों? क्योंकि अगर उसे बेटर तरीके से डेवलप करना है, ठीक है, उसको एक अच्छे डेवलपमेंटल पाथ की तरफ बढ़ना है, तो उसको ये समझना बहुत इसेंशियल और नेसेसरी हो जाता है कि उसके जो नेबर हैं वो उसी रीजनल एनवायरनमेंट में, कि सेम, अब नेबर होंगे तो उसी के आसपास होंगे, वैसे ही टोपोग्राफी के मतलब कि अराउंड होंगे. ठीक है, हो सकता है क्लाइमेट सेम हो, जरूरी नहीं कि सेम हो. अब देखो भाई, कंट्री पे क्लाइमेट वेरी कर सकती है, लेकिन जो एक रीजनल एनवायरनमेंट ओवरऑल होगा वो लगभग एक ही तरह का होगा. ठीक है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा सिमिलर होगा ये. तो वही इसमें कहने की कोशिश करता है ये चैप्टर कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए ज़रूरी है कि वो समझ पाए अपने नेबर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, ताकि वो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ करके जो है वो खुद पे जो है वो लागू करे और अपने आप को डेवलप करे. ये जो चैप्टर है वो इसी चीज़ के बारे में बात करेगा कि कैसे इंडिया और उसके जो 2 नेबर्स हैं उसकी डेवलपमेंट पाथ और उसके क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रहे, इसी पे ये चैप्टर जो है वो फोकस करेगा. सो दिस चैप्टर कंपेयर्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया विथ इट्स 2 लार्जेस्ट नेबर, जो कि है आपका पाकिस्तान और चाइना, जो 2 सबसे बड़े जो पड़ोसी हैं इंडिया के, पाकिस्तान और चाइना, उसके कैसे जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप रहे. जैसे इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहा, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है मिलिट्री का रूल रहा, और चाइना में जो है कमांड इकोनॉमी या फिर कम्युनिस्ट जो है वो सत्ता में रही. उसके बाद भी इसमें जो बहुत सारी डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इस चैप्टर का जो मेन मुद्दा है वो यही समझाने का है. देखेंगे कैसे कैसे तीनों कंट्री जो है वो ग्रो करती गई थ्रू आउट द टाइम. इंडिया का हमने देख लिया है, पाकिस्तान और चाइना पे इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे. सो डेवलपमेंट पाथ का एक थोड़ा सा स्नैपशॉट लेते हैं. देखो, कहने की कोशिश में यही की जा रही है कि इंडिया, पाकिस्तान
और चाइना, तीनों कंट्री ने जो अपना डेवलपमेंटल पाथ है, जो डेवलपमेंट की जर्नी है, वो रफली एक ही टाइम पे शुरू की है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ दोनों जो हैं वो आपका एग्जिस्टेंस में आते हैं। मतलब इंडिया तो पहले से एग्जिस्टेंस में था, पाकिस्तान नया बना, पाकिस्तान न्यू बॉर्न था, ठीक है। उसके साथ आपका बांग्लादेश वाली बात नहीं करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की बात है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस को जो है वो प्राप्त करते हैं। चाइना जो है आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में एग्जिस्टेंस में आता है आपका 1949 में। इसके पहले बहुत सारी हिस्ट्रीज है, जापान ने उस पर कैसे इन्वेट किया, बाकी सारी चीज़ें कैसे हुई, ये हमारे काम की चीज़ रही है। फिलहाल ये समझना है कि लगभग देखो 1-2 सालों का डिफरेंस है बस, ठीक है। अगस्त में आप देख लोगे तो लगभग 1 सालों से कम, मतलब 2 सालों से कम का है डिफरेंस है। तो एक टाइम पे तीनों कंट्री जो है वो लगभग शुरू कर रहे हैं। प्लानिंग टाइमलाइन भी लगभग आसपास ही है। देखो इंडिया ने अपना जो फर्स्ट तीनों ने देखो जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बेसिकली है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह ही होती है। तो इंडिया ने जो ये 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया वो किससे अडॉप्ट किया था? एक सोशलिस्ट कंट्री से अडॉप्ट किया था, यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था, जिसको रसिया बोलते हैं। यूएसएसआर टूट गया, ठीक है, उसके रूल्स पे रसिया खड़ा है। तो वहां से इंडिया ने 5 ईयर प्लान का जो है वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, जो हम लोग प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें समझ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में। तो जब इंडिया ने अडॉप्ट किया तो पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया, चाइना ने भी अडॉप्ट किया, क्योंकि ये भी एक तरह से सोशलिज्म के बेस पे ही कम्युनिज्म बना है। तो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? देखो 1951 में, चाइना ने इसको 53 में अडॉप्ट किया और पाकिस्तान ने इसको 56 में अडॉप्ट किया। सब ने जो है वो 5 ईयर प्लान जो है अडॉप्ट किया। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 1980s तक जो स्ट्रेटजीज थी, शुरुआती जो स्ट्रेटजीज थी, इनिशियल जो स्ट्रेटजीज थी तीनों कंट्री की, वो भी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी। ऑल 3 नेशंस फॉलोड सिमिलर स्ट्रेटजीज, जैसे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों ने जो है वो लार्ज पब्लिक सेक्टर बिल्ड करने पे जो है वो फोकस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया था कि कैसे जब नेहरू आए उसने देखा कि कंट्री में क्या है कि अब देखो फैक्ट्रीज कैसे लगाई जा सकती है। फैक्ट्रीज या तो गवर्नमेंट लगा ले या तो प्राइवेट सेक्टर लगा ले। आमतौर पर ये किसका काम है? गवर्नमेंट तो रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट का है यूजुअली, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर है, अपना जैसे जो फैक्ट्री लगाना है, क्या लगाना है, वो प्राइवेट सेक्टर समझे। गवर्नमेंट को बस देखते रहना है कि जो गरीब वगैरह है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन क्या था कि इंडिया में ये चीज़ छोड़ा नहीं जा सकता था, जो नया कंट्री था, बिल्कुल इंडस्ट्रियल बेस नहीं था कंट्री के पास, वो उस तरह से पैसे नहीं थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे नहीं थे तो प्राइवेट या फिर जो की सेक्टर की कंपनियां थी, खास करके जिसको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां थी, वैसी कंपनियां जो अनदर बाकी इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोत्साहन देती है, बूस्ट करती है, करने का काम करती है। जैसे आपका आयरन स्टील हो गया, उसके बाद आपका कौन सा ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, जो कोर इंडस्ट्रीज है बेसिकली, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम खुद लगाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा है नहीं। तो जैसे आपका भेल आया, ये सेल वगैरह कंपनीज आई, बीएसएनएल आया, ये सारी चीज़ें जो कंपनीज आई वो किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और ये सारी कहलाई आपका पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां तीनों कंट्रीज में बनाई गई, जो आपकी सरकारी कंपनीज थी। हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे खर्च किया गया? सोशल डेवलपमेंट पे, क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी, चाहे चाइना में ले लो, चाहे इंडिया में ले लो, या चाहे पाकिस्तान में ले लो, अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। आपका एजुकेशन का लेवल काफ़ी कम था, न्यूबॉर्न कंट्री थी सारी, ठीक है। बहुत सिमिलर स्टोरीज थी सबकी। 80s तक तो लगभग जो है वो तीनों जो है वो सेम ही रही है, लगभग सेम। उसके बाद चाइना कहाँ चला गया, इंडिया बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, कैसे गया वो देखेंगे क्या चीज़ें हुई। तो इनिशियल स्ट्रेटजी जो है वो कॉमन रही, प्लानिंग टाइमलाइन भी लगभग सेम शुरू हुआ इंडिया तीनों कंट्रीज का, और लगभग तीनों जो है एग्जिस्टेंस में आए वो लगभग सेम टाइम पे आते हैं। कंट्री पहले से थी पाकिस्तान को छोड़ करके, लेकिन एक जो डेवलपमेंट मतलब वो होता है कि इंडिपेंडेंस हुआ, प्रॉपर जो फॉर्मेशन होता है कंट्री का, वो बाद में हुआ, एक समय पे हुआ। चाइना का पहले डेवलपमेंट हिस्ट्री हम लोग समझते हैं। चाइना ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया, मतलब चाइना में उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ। इसको स्टार्ट किया गया कब? 1958 में। इसमें है कि मैसिव जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है कैंपेन जो है वो शुरू किया गया। एक ही चीज़ पे चाइना ने फोकस किया, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री। कहा कि अगर जरूरत पड़े, नहीं कुछ समझ में आए, तो अपने घर का जो बैकयार्ड है उसमें इंडस्ट्री लगाओ, सेटअप करो, उसमें जैसे हो सकता है इंडस्ट्री लगाओ। चाइना ने हर आदमी को, हर व्यक्ति को यही करने के लिए कहा। उस समय चाइना एग्रीकल्चरल स्टेट हुआ करता था, ठीक है। तो लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एक शिफ्ट आया, एक माइंडसेट शिफ्ट, माइंड जो उसमें होता है ना कि लोगों का माइंडसेट शिफ्ट करो पहले।
वो चाइना ने किया कब? 1958 में, जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें। जैसे इसमें एग्रीकल्चर के लिए कम्यून सिस्टम लाया गया। इंडस्ट्री का आपने देखा कि सबको जो है वो क्या किया गया, इंकरेज किया गया लोगों को कि अपने बैकयार्ड में सेटअप करें इंडस्ट्री। बैकयार्ड मतलब घर का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें। कम्यून सिस्टम में क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड थे खास करके, वहाँ पे इस सिस्टम को शुरू किया जाता है। इसमें लोगों का ग्रुप बनाया गया। जैसे आप अपने खेत पे खेती करते हो, चाइना में ये चीज़ें नहीं हुई। चाइना में क्या क्या कहा गया कि ये जो खेत है, जैसे इंडिया में खेत एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी है तो आपकी होगी, किसी और की है तो किसी और की होगी, ठीक है। लेकिन चाइना में क्या था कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी बना दी गई, क्योंकि कम्युनिस्ट मॉडल वहाँ पे लागू हुआ। सोशलिस्ट वाला मॉडल जो था बेसिकली, कम्युनिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये लेबर पे अधिकार नहीं होता। वो उसको करेंगे कभी बाद में डिस्कस, ठीक, वो मेन मुद्दा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपको चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर लैंड पे आपका अधिकार नहीं था, लोगों का अधिकार नहीं था। तो चाइना ने क्या किया कि कम्यून सिस्टम शुरू किया कि एक बड़े पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनवा करके जो है वो एक कलेक्टिव कल्टीवेशन जो है वो शुरू किया गया कलेक्टिव लैंड पे। कब? ये आपका 1958 से शुरू हुआ, इसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत। लगभग टोटल जो चाइना था उसको, जैसे टोटल जो एग्रीकल्चरल लैंड हुए चाइना के कल्टीवेशन लैंड, 26,000 कम्यून जो था वहाँ पे उस समय थे 1958 के अराउंड। इतने में डिवाइड किया गया, मतलब कि एक तरह से एक होता है ना कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर टाइप पे शुरू किया गया। चैलेंजेस क्या क्या है देखो, इस जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है उसने काफ़ी चैलेंजेस फेस की। सबसे पहला चैलेंज तो ये हुआ कि फेमाइन वगैरह, जो फेमाइन ड्राउट बोल लो उसको, फेमाइन बहुत इसके बाद की कंडीशन है वो। तो ड्राउट चाइना ने फेस किया, लगभग 30 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे लगभग मारे गए। फेमाइन टाइप भी बोल सकते हो इसको हालांकि, ठीक है। उसके बाद ये जो GLF वगैरह आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें आई, तो इसमें मदद करने के लिए, इसमें इसको ट्रेन करने के लिए जो सोशलिस्ट कंट्री था रसिया, USSR उस समय, उसने क्या किया कि अपने प्रोफेशनल भेजे सोवियत्स ने, क्योंकि एक ही मॉडल दोनों थे। अब जैसे क्या है ना कि उस समय ये हुआ करती थी कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी वो कैपिटलिस्ट कंट्री को सपोर्ट करती थी, मतलब आइडियोलॉजी के बेसिस पे। चाइना ने उसी को अडॉप्ट किया, कम्युनिज्म मॉडल, तो सोवियत ने इसको सपोर्ट किया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सोवियत के साथ, और उसके कारण से ये जो प्रोफेशनल लाए गए उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसके कारण इस पॉलिसी को लेकर के चाइना को काफ़ी जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा सक्सेस में। उसके बाद 1966 में माओ ने एक कल्चरल रिवोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसको माओ के द्वारा, माओ से जो तुंग थे वहाँ पे जो लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर चाइना में, उनके द्वारा जो है वो शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोफेशनल थे, उनको बोला कि तुम कहाँ जाओ, गाँव में जाओ, कंट्री साइड में जाओ और देखो समझो कि कैसे जो है वो चीज़ें होती है। उनको अपना मतलब वर्क से जो है वो यहाँ पे भेजा गया वापस से गांव में, समझने के लिए, देखने के लिए, ताकि वो कुछ सीख सकें, गांव से सीख सके, कंट्री साइड से सीख सकें। इसको जो है वो ये टर्म दिया गया आपको कल्चरल रेवोल्यूशन का। 1978 में जो है वो रिफॉर्म्स लाए गए और ये बेस बना। ये जो 1978 में रिफॉर्म्स लाया गया वो कुछ इसी तरीके से था जैसे इंडिया ने 1991 में जो है वो लाया, LPG रिफॉर्म लाया। पाकिस्तान जो है वो 1988 में लेके आता है, ठीक है, और चाइना जो है वो 1978 में लेके आता है। तो ये यहाँ से फाउंडेशन जो यहाँ से ये जो चीज़ें अभी तक सिमिलर चलती आ रही थी कि 80s तक लगभग तीनों कंट्री जो है एक साथ एक जैसी आई है, उतनी ही गरीबी थी, उतनी ही जो मतलब कि आपका लिटरेसी रेट जो है वो उतना ही लगभग था, बाकी चीज़ें भी उतनी ही थी। यहाँ से जो है वो तीनों कंट्री एक दूसरे से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चाइना ने यहाँ पे 1978 में जो रिफॉर्म्स लाए, इसके बाद इसका जो रैपिड ग्रोथ था वो बिगन होता है आपके इस रिफॉर्म से। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर को लेकर के रिफॉर्म लाए गए, जैसे ये जो कम्यून सिस्टम था इसको यहाँ पे इसमें चेंजेस लाए गए। अब क्या था कि अब ग्रुप बना करके एग्रीकल्चर नहीं करवाने पे फोकस किया गया। अब क्या हुआ कि उस एग्रीकल्चर को डिवाइड कर दिया गया, जो लैंड था अब पर्सनल हाथों में दे दिया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड आपको दिया जाता है। अभी भी लैंड जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, बट क्या किया गया कि पीस ऑफ लैंड को अब हर हाउस होल्ड को दिया गया कि नहीं आप खुद करें और एक आपका जो इस पे प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, बट थोड़ा सा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद बाकी आप सारा रखो। ये सारी चीज़ें की गई। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो है अलाइड एक्टिविटी थी उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ों पे मतलब कि फोकस करवाया गया लोगों को। तो चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किया। फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट के लेवल पे काफ़ी रिफॉर्म हुआ। उसके बाद ड्यूअल प्राइसिंग का जो है मॉडल अपनाया चाइना ने उस समय इस रिफॉर्म के तहत। इसमें क्या था कि 2 तरीके के जो है प्राइसेस वो फिक्स किए जाते थे। सपोज करो कि 100 kg इनपुट या
आउटपुट है किसी वो इंडस्ट्री का, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कुछ एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ जो गुड ये आपका गुड्स होगा या फिर इनपुट या आउटपुट होगा, उसको हम लोग उसका प्राइस हम फिक्स करेंगे। मान लो कि 20% का प्राइस हम फिक्स करेंगे और बाकी जो 80% आपका जो होगा इनपुट या आउटपुट, उसको क्या करोगे आप मार्केट प्राइस पे जो है वो ट्रेड करोगे, सेल या बाय करोगे, जो भी करना है आपको। तो कुछ को गवर्नमेंट फिक्स करते थी, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड मतलब सर्विसेज को या फिर इनपुट्स एंड आउटपुट्स को, और कुछ को जो है वो मार्केट रेट पे जो है वो छोड़ दिया गया। तो ये इस तरह की ड्यूअल प्राइसिंग जो है वो चाइना ने इंट्रोड्यूस की। ये चाइना का थोड़ा सा मॉडल था। पाकिस्तान का देखते हैं, और भी चीज़ें करेंगे डिस्कस, अभी एक तरह से स्नैपशॉट ले रहे हैं हम लोग। तो पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह क्या किया, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। जैसे इंडिया ने क्या किया था, नेहरूवन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ना तो सोशलिस्ट फॉर्म की तरफ वो गए इकोनॉमी के, ना तो कैपिटलिस्ट फॉर्म की तरफ गए, दोनों उनको पसंद नहीं आया। इवन कि जो नेहरू थे वो खुद एक सोशलिस्ट थे, बट ये सोशलिस्ट को ना अपना करके ना ही कैपिटलिज्म को अपनाया। देख, बीच का रास्ता इन्होंने निकाला कि दोनों का जो एक बेस्ट चीज़ थी, दोनों की अच्छी चीज़ें थी, उसको निकाल करके मिक्स इकोनॉमिक मॉडल जो है वो अपनाया। तो पाकिस्तान ने भी वही अपनाया, ठीक है। और इसने भी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को अपने यहाँ रखा। जैसे चाइना में सिर्फ पब्लिक सेक्टर था उस समय, बाद में प्राइवेट सेक्टर भी आया, सब कुछ हुआ वहाँ पे। तो पाकिस्तान ने इंडिया की तरह मिक्स इकोनॉमिक मॉडल जो है वो ये इंट्रोड्यूस किया अपने यहाँ। और उसके बाद इसने भी फोकस किया आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंडिया ने भी यही किया था, देखा था हमने। ये आपका 1560s तक जो है वो 50-60s मतलब अगले जो 20 ईयर्स थे वो पाकिस्तान ने यही किए। इंडिया में मैंने आपको बताया था ना, जो ट्रेड सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, नॉट ट्रेड सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ के थ्रू, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके थ्रू, किस चीज़ से, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे, कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री में ही बनाएंगे। और साथ में इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें कंट्री जो है वो इस्तेमाल करती थी। क्या? एक तो टैरिफ, कि इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे जम करके हम, जो भी चीज़ें, मान लो कि चाइना अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ भेजता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो कम्पीट न कर पाए। चलो चाइना तो उस समय एक ही जैसा था, बट मान लो कि यूएस की कोई कंपनी है, यूरोपियन कोई कंपनी है, वो भेजती थी, तो चाइना जो पाकिस्तान की कंपनी वो उससे कम्पीट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी यूरोपियन कंपनीज की, यूएस कंपनीज की। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये 100 रुपये का कोई सामान भेजती थी तो उस पर ये 200 रुपये का टैक्स ही लगा देता था, तो 300 रुपये हो जाता था, जिसके कारण से यहाँ पे लोकल मार्केट में इसका सामान बहुत महंगा बिकता था। इससे क्या होता था कि यहाँ की लोकल जो आपकी इंडस्ट्री थी वो बची रहती थी। तो टैरिफ प्रोडक्शन अपनाया। उसके बाद जो कोटा वाला सिस्टम था, सेकंड जो मेजर जो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज का था, वो कोटा सिस्टम था कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड से ज़्यादा भेजेंगे ही नहीं। आप अगर आपको कपड़े भेजने तो आप 100 पीस से ज़्यादा नहीं भेजोगे। तो इस तरह की चीज़ें अपनाएगी। तो मतलब कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान ने भी लगभग सेम पॉलिसी अपनाई जैसे इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई थी, उसी तरीके से। ठीक है, इसने भी टैरिफ वगैरह लगाए, डायरेक्ट जो है इंपोर्ट को कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन भी पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया। जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया उसी समय के आसपास पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और जब यहाँ पे आया ग्रीन रेवोल्यूशन तो यहाँ भी काफ़ी जो बड़ी मात्रा में जो फूड ग्रीन प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिक चेंज आया आपका एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में, ये चीज़ें हुई। उसके बाद आपका 70s 80s में, 60s 50s 60s में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ये चीज़ें की। 70s 80s में क्या किया इसने कि इसने शिफ्ट किया किससे, एक जो नेशनलाइज, जैसे क्या था कि इसने भी क्या किया कि कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल पे लिया, खुद बनाया, कुछ पहले जो थी उसको नेशनलाइज किया। लेकिन बाद में जो लेट 70s में इसने क्या किया कि इसको लिबरेट करना शुरू किया। लेट 70s 80s में आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, इनक्रेज किया जाएगा, और डी नेशनलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जो बढ़ना शुरू करेगा। डी नेशनलाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल धीरे धीरे क्या करेगी, वो ख़त्म करेगी, और प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी कि चलो अब आप चलाओ, ठीक है, हमने आपको सिखा दिया है, अब आप ड्राइव करो। तो ये सारी चीज़ें आपका लेट 70s 80s में जो पाकिस्तान में वो होगा। एक्सटर्नल सपोर्ट, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा किस पे, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। वो किस पे रहा आपका, एक तो जो इसके माइग्रेंट थे, माइग्रेंट आपका खास करके देखोगे अगर पाकिस्तान का माइग्रेंट सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेंगे वो मिडिल ईस्ट में मिलेंगे। इसको एक और टर्म देते हैं जीसीसी कंट्रीज़, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो होती है, जो 6 कंट्रीज खास करके आती है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्रीज वहाँ पे आती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी काम करने जाती है इन कंट्रीज़ में। और जो उस समय अमेरिका
कि गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ था, वहां से इसको बहुत पैसा मिलता था, सॉरी। तो दो तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान जो है वो उस समय मेजर जो है वो मोबिलाइज करता था। वेस्टर्न सपोर्ट से, जो आपका यूएस वगैरह से जो एड वगैरह इसको मिलती थी, और जो इमिग्रेंट थे आपके मिडिल ईस्ट में जो काम करते थे वो क्या भेजते थे आपको, रेमिटेंसेस भेजते थे, फॉरेन रेमिटेंसेस, जो कमा करके जो पैसा भेजते थे बेसिकली अपनी फैमिलीज के लिए, तो पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए काफ़ी काम आता था। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के यहाँ पे हो रही थी, और वही जो है पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन जाएगा। ये देखना आप कैसे समझाएंगे आपको। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री हमने चाइना और पाकिस्तान की देखी। अब तीनों कंट्री का थोड़ा सा एक स्नैपशॉट लेते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस का, कि क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस वहाँ पे थे तीनों कंट्री में। तो देखो रिसेंट डेटा है यहाँ पे, हालांकि ये गलत है क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा पुराना होता है, थोड़ा 2-3 साल पहले का डेटा ये लोग रखते हैं। बुक वगैरह अपडेट करने में समय लगता है ना, तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप अपडेट करते रहना, या फिर डेटा पे फोकस नहीं करना। डेटा जब भी आप पढ़ो तो करंट अफेयर से पढ़ लो और वो आप एग्जाम में यूज करना। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर था वो कह रहा था कि चाइना की पॉपुलेशन इसमें सबसे ज़्यादा थी, सबसे लार्जेस्ट थी, लेकिन अब कौन हो गया है, अब इंडिया हो गया है। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन इवन कि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी उस समय, आज के 3-4 साल पहले, चाइना का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो क्या था, सबसे कम था इन तीनों में, इंडिया और पाकिस्तान से। 70s का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चाइना ने क्या किया कि एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जो उस समय तो बढ़ ही रही थी चाइना की, मतलब ग्रोथ रेट उसमें काफ़ी अच्छा था पॉपुलेशन का। आज इसके कम है ना, स्लो है, लेकिन जब तक स्लो हुआ तब तक ये सबसे बड़ा कंट्री बन चुका था, मतलब पॉपुलेशन के मामले में। आज इंडिया देखो है, स्लो हो गया, इंडिया का धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन 70s में ही चाइना ने इस चीज़ को फील कर लिया था कि हमारी आबादी एक समय बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो उस समय ही चाइना ने क्या की थी कि 70s में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसको हम लोग वन चाइल्ड पॉलिसी बोलते हैं, वन चाइल्ड नॉर्म बोलते हैं चाइना की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा ही पैदा करोगे, या तो मत करो, या तो करोगे तो एक करो। इसके कारण चाइना ने सक्सेसफुली जो है अपने पॉपुलेशन को जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ करके खास करके उसको कंट्रोल कर लिया, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करने लगी। आज देखोगे कि चाइना नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे। लेकिन इससे प्रॉब्लम हुई आपकी दो चीज़ की, एक तो सेक्स रेशियो बहुत डिसबैलेंस हुआ, इसका डिक्रीज हुआ। अब लड़का होगा या लड़की ये तो आप नहीं जानते, और जो सोशल, अगर चाइना की तरह मतलब इंडिया में तो कैसे होता था कि अब होता है ना कि बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक तो यहाँ पे सोशल मतलब कि दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मेंटालिटी बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, कि लड़कियों को कम फोकस करेंगे और लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि लड़कों को एसेट रूप में देखते हैं। चाइना में ये चीज़ें अगर थी, मेरे ख्याल से वहाँ पे देखो सोसाइटी हर जगह लगभग एक ही जैसी होती है, एशियन सोसाइटी खास करके सिमिलर थी, तो इसके कारण जो है वो ज़्यादा लड़के हुए तो सेक्स रेशियो यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, इवन कि आप नेचुरली भी ग्रो करते हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता, बट यहाँ पे चैप्टर का कहना है कि सेक्स रेशियो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डिक्लाइन हुआ, और इंक्रीज हुआ आपका कौन, एल्डरली पीपल का जो नंबर था वो धीरे धीरे क्या है कि जनसंख्या जो पहले वाली थी, जो बड़ी जनसंख्या थी, वो अब एल्डरलीज मतलब कि वो ज़्यादा एज की तरफ जाएगी। जब ज़्यादा एज की तरफ जाएगी तो बुजुर्गों की जनसंख्या जो होगी कंट्री में ज़्यादा होगी। जब बुजुर्गों की जनसंख्या कंट्री में ज़्यादा होगी तो ये पॉपुलेशन जो बेसिकली क्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। इस पर आपको खर्चे करने पड़ते हैं, ये खर्च ये कमा करके आपको नहीं देते बेसिकली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कंट्री की जो ग्रोथ रेट है बेसिकली उसको जो है वो नुकसान पहुंचता है। तो एक प्रोपोर्शन, एक बैलेंस बना होना चाहिए, जो यूथ पॉपुलेशन है और एल्डरली पॉपुलेशन है वो दोनों में। लेकिन चाइना में थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक दो चीज़ें हुई, सेक्स रेशियो के बेसिस पे और ये आपका एल्डरली पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके साथ ही चाइना ने इस चीज़ को भी फील किया और उसने अपनी पॉलिसी को जो है फिर से वो चेंज किया। अब जो है वहाँ पे 2 चिल्ड्रन आप कर सकते हो, इस पॉलिसी को चाइना ने ड्रॉप कर दिया है, 1 चाइल्ड पॉलिसी को। पाकिस्तान में देखो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ आपको मिलेगा पॉपुलेशन को देखने, मतलब पॉपुलेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये आपका लगभग 1.89% है। इंडिया में ये डेटा पुराना है, थोड़ा कुछ साल पहले का है। ठीक है, याद नहीं रखना, आपको समझ लेना है बस कि कैसे लगभग इंडिया से लगभग 2 गुना है ये इसका जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का। इंडिया का आपका 0.68% है। अभी तो इंडिया ने 2.1 का जो लेवल है उससे नीचे मतलब अचीव कर लिया है, इसको बहुत पहले अचीव कर लिया था इंडिया ने, कुछ साल पहले ही। चाइना में देखो आप नेगेटिव ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, तो नीचे जा रहा है अब चाइना। इसीलिए जो है वो चाइना घट रहा था, इंडिया बढ़ रहा था, तो इंडिया ने उसको क्या किया कि क्रॉस कर दिया। अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की, तो चाइना में ये हाईएस्ट है, आपका 65% था। ऑब्वियस सी बात है, अभी कुछ और होगा। इंडिया में कितना था, 36%, और चाइना में पाकिस्तान में आपका 38%, इंडिया से थोड़ा ज़्यादा। तो ये अर्बनाइजेशन का मतलब एक लेवल हो गया। पाकिस्तान में बहुत मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा था, चाइना में बहुत ज़्यादा।
और इंडिया अभी 36% पे ही अटका हुआ है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर हो गया होगा इंडिया, नया सेंसस आएगा तो पता चलेगा हमें कि कितना गया है। अब देखते हैं हम लोग कि जीडीपी के लेवल पे क्या प्रोग्रेस रही तीनों कंट्रीज की, और सेक्टर लेवल पे क्या प्रोग्रेस रही कि प्राइमरी सेक्टर का कितना रहा, टर्शियरी का कितना रहा, सेकेंडरी का कितना रहा, वो कवर करते हैं। सबसे पहले एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आप समझो। देखो इस चैप्टर में ये दिया गया है कि चाइना का जो ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड खास करके, वो इंडिया से काफ़ी कम है, सिर्फ 40% है। आप समझ रहे हो, ये शॉकिंग फैक्ट हो सकता है, बहुत लोगों को शॉकिंग लगे ये चीज़, क्योंकि चाइना तो हर चीज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन भाई साहब इंडिया का, अगर चाइना के पास 40 एकड़ है ना कल्टिवेबल लैंड, तो इंडिया के पास 100 एकड़ है, या फिर इंडिया के पास 100 एकड़ है तो उसका सिर्फ 40% जमीन जो है चाइना के पास वही कल्टिवेबल है, जिस पर कल्टिवेशन किया जा सकता है। खास करके जो आपका ईस्टर्न चाइना वाला पार्ट है, ये अगर चाइना है तो इसका जो ईस्टर्न एरिया है उसी पे सिर्फ कल्टिवेशन होता है, इधर हांगवा या येलो रिवर जो जाती है उधर। बाकी जो ये पूरा एरिया है वो क्या है, या तो माउंटेनियस है या तो प्लेटो है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इधर हो ही नहीं सकता। इसी सोचो इंडिया से इतना कम होने के बावजूद चाइना इतना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करता है आपका फूड ग्रेन्स का, और उसके बाद भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन को एक समय वो सपोर्ट कर रहा था और एक्सपोर्ट भी कर रहा था वो। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें हाईलाइट की गई है कि कैसे जो है वो, क्योंकि इसका जो टोपोग्राफिक फैक्टर है, यहाँ पे जो आपका रिलीफ है, कहीं माउंटेन है कहीं प्लेटू है, और उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन भी चाइना की थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है इंडिया से। इंडिया के पास क्या है, हिमालय है, उसके कारण से जो सर्दियाँ होती है वो उतनी भीषण नहीं पड़ती, जिसके कारण से सोइंग सीजन थोड़ा सा वहाँ पे इंडिया में ठीक है चाइना के मुकाबले। तो इन दोनों फैक्टर के कारण चाइना के पास जो कल्टीवेशन वाला एरिया है वो काफ़ी जो है रिलेटिवली स्मॉल है। जो इसकी टोटल लैंड एरिया है चाइना का, उसका सिर्फ 10% ही उस पर कल्टीवेशन किया जा सकता है चाइना में, जो टोटल लैंड एरिया है। वहीं जो इंडिया का जो टोटल कल्टीवेबल एरिया है उसका सिर्फ 40% है। ये जो चाइना का 10% वाला एरिया है सिर्फ 40%, और उस पर चाइना इतना उगाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। जो 1980s तक आप देखोगे कि आपका मोर देन 80% ऑफ चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी। देन गवर्नमेंट एनकरेज्ड इट्स पीपल कि जस्ट लीव योर फील्ड, लीव योर एग्रीकल्चर एंड शिफ्ट टू अदर एक्टिविटीज सच एज हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ने सबको प्रोत्साहित किया, फोर्स नहीं किया, मतलब बेसिकली इनकरेज किया कि आप एग्रीकल्चर को छोड़ करके आप किधर से शिफ्ट करो, बाकी सारे सेक्टर की तरफ, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाओ, टर्शियरी की तरफ जाओ, उधर जाओ। सोच लो कि 80% पॉपुलेशन थी इंडिया की, थोड़ी सी मुझे लगता है कम ही होगी उस समय, हालांकि थी उसी समय इंडिया की भी इतनी थी। तो 80s तक लगभग सेम था इंडिया और चाइना, पाकिस्तान भी लगभग उतना ही था। तो उसके बाद यहाँ से जब चाइना बूस्ट करेगा अपना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो 80% है वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा और बाकी सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू होगा। जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई पिछले चैप्टर में कैसे डिस्कस किया था कि इंडिया ये नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे, चाइना ये कर गया। देखो कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर रहोगे, किसी ईयर में आपका ड्राउट आ जाएगा तो क्या होगा भाई, फेमाइन वाली कंडीशन आएगी, भूखे मरेंगे लोग, क्योंकि सब एक ही जगह पे डिपेंडेंट है। तो आप किसी और सेक्टर पे आओ कि चलो इधर से नुकसान हो तो बाकी जगह से फायदा हो, फूड ग्रेन से एक्सपोर्ट कर लेंगे, उसमें क्या है, पैसे रहेंगे तब तो देखो कि आपकी कैसे 2021 तक आते आते ये जो 80% आपका पॉपुलेशन था जो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, वो सिर्फ आपका 23% पे आकर के रुक जाता है चाइना में, रुकने जाते हैं और डिक्रीज ही कर रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इंडिया का अभी भी आप देखोगे कि लगभग 45% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, चाइना का 23% है। और ये जीवीएम में, चाइना के जीवीएम में सिर्फ और सिर्फ 8% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर जो खास करके है वो। इंडिया का आप देखोगे कि अभी भी 20% के आसपास है, 2018-16 कुछ भी होगा ये, ठीक है 16 है इंडिया का। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सेक्टर ज़्यादा कर रहे होंगे, यानी कि इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई होगी, इसका सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। यही हाईलाइट करता है इसको। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम है तो कोई सैड चीज़ है, नहीं, इसका सिंपल मतलब कि इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है वहाँ पे, तभी तो बाकी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए तभी। बोथ इंडिया और पाकिस्तान में ये जो आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, डेटा देखने को मिलेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका जीवीए में, जीवीए का मतलब जीडीपी समझ लो, जीडीपी को मेजर करने का एक नया तरीका है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है
आपका इंडिया का एग्रीकल्चर का वो 16% है, पाकिस्तान का थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका 24% है। यहाँ पे लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स है ये पाकिस्तान और इंडिया में उल्टा आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में ज़्यादा लोग जो आपका क्या मिलेंगे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट मिलेंगे, पाकिस्तान में इंडिया से थोड़े कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। डेटा आपको रटना नहीं है, डेटा याद नहीं रखना है, आपको बस एक बेसिक जो है वो सेंस समझते जाना है कि क्या है, ट्रेंड समझते जाना है, पैटर्न बस। पाकिस्तान में आप देखोगे तो लगभग 37% जो लोग हैं वो आपका एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, और इंडिया में आपका 46% जो है वो वर्क करते हैं। अभी देखा ना कि जो इंडिया में लोग हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे, 46% पीपल। चाइना में आप हमारा जो कंपटीशन है वो किससे, चाइना से है, पाकिस्तान से हम क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी पाकिस्तान थोड़ा बेटर है क्योंकि सिर्फ 37% जो पॉपुलेशन है इसकी वही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बाकी दोनों सेक्टर पे, सेकेंडरी और टर्शियरी पे है। तो इंडिया इसी को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है। जो हमने पैराडॉक्स की बात की थी कि कैसे एक जो सेक्टर है जो जीबीए में सिर्फ सबसे कम, अब देखो क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीबीए में सिर्फ कितना इंडिया में कर रहा है कंट्रीब्यूट, 16%। तो बाकी जो बाकी आपका लगभग कितना 76%, जो नॉट 76%, 86%, 84% के आसपास, 16 को माइनस करोगे कितना आएगा, 84 आएगा। तो 84% कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन कर रहे होंगे एजीवीओ में, आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यही दोनों कर रहे होंगे ना। तो फिर भी ये 16% जो सेक्टर जीबीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, 46% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। और जो सेक्टर 84% आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर कितना परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगा, लगभग 54%, यानी कि ह्यूज। इसी को बोलते हैं हम, एक पैराडॉक्स हम लोग बोलते थे, एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स था या बाकी जो था हमने डिस्कस किया था इसको। ठीक है, कि सबसे कम जो आमदनी दे रहा है उस पर सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं इंडिया में। उसके बाद क्या है कि 24% जो पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स थी वो आपका इंडस्ट्री में आपका क्या था, एंगेज थी। लेकिन ये सिर्फ जीबीए का 19% जो है पाकिस्तान की जीबीए का या जीडीपी का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। वह इंडिया में आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में कितनी वर्कफोर्स है, आपका 25% वर्कफोर्स है, और ये जीबीए का आपका 29% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो पाकिस्तान में जितना वर्कफोर्स लगा हुआ है उससे कम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में जितना वर्कफोर्स लगा हुआ है इस इंडस्ट्री सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, उससे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में या फिर जीबीए पे, 29%, 25% लगा हुआ। ओके, चाइना में क्या है यही चीज़ कि आप 39% देखोगे कि टोटल जो वर्कफोर्स है वो आपका यहाँ नहीं, 32% टोटल वर्कफोर्स का यहाँ पे चाइना में किसमें है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और 39% जो है वो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। याद रखने का चीज़ नहीं है, समझ में आया, मतलब कि भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारी 3 कंट्रीज में जो है वो सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के हिस्से में, जीडीपी के शेयर में सबसे ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर आपका है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। कितना कितना कर रही है देखो, आपका ये इंडिया में 52% के आसपास करता है जीबीए में कंट्रीब्यूशन। ये 2021 का डेटा है, याद नहीं रखना है, बस समझना है ऐसे ही पैटर्न के लिए। चाइना में 53% करता है, लगभग चाइना और इंडिया सेम। सर्विस सेक्टर में तो इंडिया काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। और आपका लेकिन अभी भी इंडिया में सर्विस सेक्टर की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया उस तरफ से, ठीक है। अरे टंग सूख जाती है यार, वो कभी होता है वो, ठीक है। आवाज़ का मतलब इतनी ज़्यादा सूखती है कि क्या ही बताऊँ, छोड़ो, चलो पढ़ो आप। तो इंडिया जो है 52% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर का, मतलब सर्विस सेक्टर इंडिया का इतना जीबीए में, जीडीपी में। चाइना 53% और पाकिस्तान का जो सर्विस सेक्टर है वो 56% कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। एक प्रॉब्लम ही हुई, एक प्रॉब्लम क्या बोलो या अच्छा बोलो, जो भी बोलो, प्रॉब्लम ही है वो मेरे ख्याल से। तो सेक्टोरल शिफ्ट में जो चीज़ें आई, देखो चाइना में क्या हुआ ना कि चाइना में चीज़ें प्रॉपर हुई। कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप करती है तो सबसे पहले प्राइमरीली क्या होती है, एग्रीकल्चरल होती है वो, यानी कि पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, सबसे ज़्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे चाइना में 80% लोग एग्रीकल्चर पे थे, उसके बाद अब 23% लोग हैं। तो कैसे हुए, क्योंकि इंडस्ट्री इंक्रीज हुई, बूस्ट हुई, सर्विस सेक्टर बूस्ट हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग जो एग्रीकल्चर से निकले वो कहाँ चले गए, आपके बाकी सेक्टर में चले गए। तो अब सिर्फ 23% यहाँ पे लोग लगे रहे। तो यानी कि सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जमता है, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर बूस्ट होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे किधर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी शुरू होगी, और उसके बाद ये सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं। यानी कि पहले प्राइमरी, फिर गए इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हुआ, फिर तीसरे में सर्विस सेक्टर पे बूस्ट हुआ। तो चाइना में ये चीज़ें हुई कि चाइना में जो ये शिफ्ट हुआ वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ हुआ, और उसके बाद ब्रॉडली जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ हुआ।
इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने क्या किया कि पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ये सीधे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में घुसने के बजाय सीधे सर्विस सेक्टर पे फिक्स हो गई जा करके। अभी देखो ना कि चाइना का जो जीवे में कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का 53% है, इंडिया और पाकिस्तान का भी लगभग उतना ही है, तो कम तो नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो पाएगी, एक प्रॉब्लम है। आप सीधे सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे होगे तो इंडस्ट्रियल बेस आपका प्रॉपर नहीं बन पाया ना। यही तो इंडिया फेस कर रहा है, यही तो आपका पाकिस्तान फेस कर रहा है। यानी कि दीज टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर वर्कफोर्स शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टोरल शिफ्ट में थोड़ा सा एक डिफरेंस था चाइना और इंडिया और पाकिस्तान में। तो एक तो ट्रेंड मतलब ग्रोथ ट्रेंड देख लेते हैं कि क्या क्या जीडीपी किस तरह से ग्रोथ की। तो आप देखोगे कि 1980s तक चाइना में जो था वो डबल डिजिट में चाइना ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया उस तरह से नहीं था। ओके, इंडिया अब 2022 में जाकर के आप देखो ये डेटा थोड़ा सा बदला है। तो चाइना उस समय डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा था, इंडिया उस समय 3%, 3-4 ऐसे करके 5% मैक्सिमम जा रहा था, क्योंकि ये रिफॉर्म पहले ले आया ना। इसीलिए 80s वाला जो डिकेड था आपका 1980 से लेकर के 1990 तक, उसमें जम के बम्फर यहाँ पे ग्रोथ हुआ। इंडिया में वही हुआ, जब 1991 में रिफॉर्म हम लेके आए, उसके बाद हमारे यहाँ ग्रोथ बहुत, मतलब कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बूस्ट होना शुरू हो गया हमारे यहाँ। ये पहले लेके आ गए, इनका पहले हुआ। अगर हम भी पहले लेके आ जाते तो पहले होता हमारे यहाँ। तो बाद में आप देखो कि अब थोड़ा सा ये स्लो डाउन हुआ है चाइना का। तो इंडिया का ग्रोथ रेट है ये 2022 में था आपका 7% था, चाइना का 3% था, पाकिस्तान का आपका 4% रेट था। और उस समय लेकिन चाइना का सबसे ज़्यादा था, इवन कि पाकिस्तान का इंडिया से ज़्यादा था। 1980s की बात कर रहा है ये। ओके, तो ये ग्रोथ रेट था। और हाँ, जीडीपी का एक फिगर है, पीपीपी पे ये फिगर है, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, एब्सोल्यूट पे नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखो कि वर्ल्ड में जो जीडीपी आप देखोगे, ये जो सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी था वो चाइना था। कुछ साल पहले आपका 35 ट्रिलियन पे बैठा हुआ था, इंडिया कितना था, लगभग 15 ट्रिलियन पे, 15 ट्रिलियन पे, लगभग चाइना दुगने से भी ज़्यादा। और पाकिस्तान का तो चलो डिस्कस ही मत करो, 1.5 ट्रिलियन पे। तो ये पाकिस्तान को ये बहुत काम करना बाकी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या एक पैटर्न रहा है ओवरऑल ब्रॉड। तो चाइना ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में, इंडिया और पाकिस्तान से, सभी मामलों में, सभी इंडिकेटर्स पे, जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, बाकी सारी चीज़ें हो, वो सब देखो। आपका इंडिया का, ये चाइना का रैंक 75 था, इंडिया का 134 था, पाकिस्तान का 164 था। ठीक है, तो लगभग बहुत ज़्यादा था चाइना आगे। ये डेटा रटना नहीं है, बस समझ लो कि चाइना आगे है, इंडिया थोड़ा सा उससे आगे है, मतलब कि पाकिस्तान से, बस इतना ध्यान रख लो। पाकिस्तान सबसे पीछे है। पॉवर्टी और हेल्थ की बात करें तो चाइना ने इफेक्टिवली आप देखो कि पॉवर्टी को ख़त्म ही कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। कितना आप देख रहे हो कि 0% यहाँ पे पॉवर्टी आपको देखने को मिल रही है, तो लगभग ख़त्म पॉवर्टी हो गई। लेकिन इंडिया में क्या हुई, पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात अगर करें तो चाइना में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5 के आसपास है। यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि जो 1 ईयर से कम के जो बच्चे होते हैं, अगर 1000 ऐसे बच्चों को चुन लिया जाए तो कितने बच्चे उसमें डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं बेसिकली। तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि चाइना में सिर्फ 5 बच्चे ही 1000 पे 1 साल के नीचे मतलब गुजर जाते हैं, उनकी डेथ होती है। तो काफ़ी लो है ये, काफ़ी लो है ये। इंडिया में आप देखो कि अभी भी 28 के अराउंड हमने उस चैप्टर में डिस्कस किया था उस वाले में, और इसमें आपको 26 दे रहा है ये। ठीक है, डेटा वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि किस ईयर का डेटा इसने लिया था। तो इंडिया में आपको 26 के अराउंड है, मतलब 27 मान लो, 27.6 है। तो चाइना में, ये पाकिस्तान में देखो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो IMR का डेटा ये हो गया आपका। उसके बाद एक लिबर्टी इंडिकेटर्स का थोड़ा सा यहाँ पे इसने चेचे किया है कि ये इसको भी लेके आओ। अभी क्या है ना कि SDI में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उसमें आपका एजुकेशन है, आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कह रहा है कि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपका एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिसिंग है, जिसको लिबर्टी इंडिकेटर यहाँ पे इस चैप्टर में कहा गया है। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब कि आप ये भी देखो ना, ओवरऑल वेलबींग देखो, ओवरऑल फ्रीडम देखो लोगों की, कि उस कंट्री में कितनी फ्रीडम है लोगों के पास। चाइना में हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, लेकिन क्या फ्रीडम है? नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या फ्रीडम है? पता नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं कि वहाँ फ्रीडम है कि नहीं है। मतलब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात करने की मतलब कि जो है वो इसमें डिमांड कर रहा है, जो आपके एक्सपर्ट हैं उसको,
जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे लिबर्टी इंडिकेटर्स में आपका क्या क्या यहाँ पे देखो इंक्लूड किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आप इंक्लूड करो कि कितने फ्री हैं आप पीपल जो है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक जो चीज़ें होती हैं, इलेक्शन हो गया, बाकी सारी जो चीज़ें हो गई, उसमें फ्री है पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कितना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी उसमें आएगी। हालांकि अभी तो इंडिया में ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी है, ठीक है, आप समझ रहे होगा बाकी चीज़ें। चलो ठीक है, ऑफेंड मत होना भाई कोई गवर्नमेंट सपोर्टर है, मैं खिलाफ नहीं हूँ यार, बट वी आर द एजुकेटेड सो वी हैव टू स्पीक अबाउट दिस इशू, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये इसमें चैप्टर में है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स के बारे में बात की गई है कि आप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसको लेके उसको उसकी फ्रीडम कितनी है, उसके बाद उसका भी पॉइंट दो। फिर जो है जुडिशरी की का जो आपका इंडिपेंडेंस है उसको लेके आओ कि जुडिशरी कितना गवर्नमेंट से हट के है, मतलब गवर्नमेंट की बात नहीं सुनती, अपने आप काम करती है। उसके बाद पॉइंट दोगे तो हो सकता है इंडिया आगे हो जाए, बाकी कुछ कंट्री इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट एसेंस में अगर करना है तो आपको लिबर्टी इंडिकेटर जो है आपको शामिल करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो एक स्ट्रेटजीज का अप्रेजल करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन थोड़ा सा करते हैं कि चाइना ने जो है वो सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमी को है वो एक डेवलपमेंट पाथ पे जो है वो मतलब कि वो लेके गया। इंडिया उस तरह से नहीं लेके बजाया, मतलब कि लेके जा पाया, मतलब इंडिया लेके अभी भी जा रहा है, पाकिस्तान का क्या हालत होगा वो देख लेंगे। सो कहा इसमें ये कहा गया कि चाइना ने जो 78 में जो रिफॉर्म किया था वो उसका बेस बना, उसका क्या बना, बेस बना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का या फिर जो आपका कंट्री का डेवलपमेंट का था। और ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए चाइना ने, इसको रिफॉर्म करवाने के लिए किसी ने इसके सर पे बंदूक नहीं रखी, ठीक है। किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसको डिक्टेट नहीं किया इस रिफॉर्म को करने के लिए 1978 में, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में हुआ। इंडिया में तो बाकायदा भाई जब हालत खराब हुई इंडिया की, कब, 1990 में, तब जाकर के ये भाग कर जाता है आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई साहब कर्जा दे दो मुझे, हमारी कंट्री की हालत बहुत खराब है, 2 हफ्तों का एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करने का पैसा बचा है हमारे पास, राशन खरीदने का पैसा नहीं है इंडिया मतलब हमारे पास, आप पैसा दे दो, मदद कर दो माई बाप। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं करेंगे मदद जब तक कि कुछ रिफॉर्म तुम हमारी शर्तें नहीं मानते। इंडिया ने बोला कि बताओ शर्तें क्या है। तो आईएमएफ ने कहा कि ये आपको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे आपके कंट्री में। तो इंडिया ने कहा कि हम लाएंगे। अब ऐसे भी तो इकोनॉमी डूबने ही वाली थी। तो उसके बाद ये सर पे जब बंदूक रखा गया है, जब इमरजेंसी कंडीशन आई इंडिया में, तब जाकर के इंडिया ने रिफॉर्म्स लागू किए जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। और उसके बाद वो इंडिया आज जो इंडिया है वो इसी बेस पे खड़ा है। 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था उसके बेस पे जो मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे। ये चीज चाइना ने 1978 में ही कर दी थी और बिना किसी बाहरी दबाव के, क्योंकि इसको ग्रो करना था एक्चुअल में। इसकी लीडरशिप उस तरह से सोच रही थी। इंडिया में जो प्रॉब्लम आई तब इसने ये किया। तो ये जो आपका ये चीजें हुई, एक तो चाइना ने बहुत पहले की, और उसके बाद ये जो यहाँ पे रिफॉर्म आया उसके लिए पहले ही रिफॉर्म, प्री रिफॉर्म जो है इसका एक बेस तैयार हो चुका था, स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका था। जैसे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो चुकी थी, लैंड रिफॉर्म हमने देखा था कि कैसे कम्यून सिस्टम आया और बाकी सारी चीजें हुई उसके बाद। तो एक चाइना ने पहले बेस बिल्ड कर दिया था अपना। उसके बाद ये 78 में जब रिफॉर्म लेके आता है तो ये रिफॉर्म जो है वो सस्टेन कर जाएगा, कंट्री को अल्टीमेटली बूस्ट करेगा। पाकिस्तान क्या किया कि पाकिस्तान ने अपना बेसिक क्रिएट नहीं किया और ये रिफॉर्म लेके आता है, इंडिया से पहले हालांकि लेके आया 1998 में, सॉरी 1988 में ये लेके आया, 88 में लेके आ गया। लेकिन क्या था कि उसके बाद जब ये रिफॉर्म लेके आया तो उल्टा पड़ गया पाकिस्तान को। चाइना ने सक्सेस अचीव की क्योंकि इसके पास अल्टीमेटली एक बेस था, बाकी काम करके ये लेके आया था। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो पाई उस तरह से, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे वह नहीं मिल पाए। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान का जो बेसिकली ग्रोथ था उस समय आफ्टर रिफॉर्म्स, वो किस पे बेस्ड था? वो आपका गुड हार्वेस्ट पे बेस्ड था, ना कि जो इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे टेक्निकल चेंज हुए थे उस पे बेस्ड था। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेसिकली पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पे जिस साल एग्रीकल्चर जो देखो पाकिस्तान बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री तो था नहीं, तो एक्सपोर्ट करके पैसा उसके पास कहाँ से आता था? पैसा उसके पास, मैंने आपको डिस्कस किया था, एक तो जो फॉरेन एड मिलती थी इसको अमेरिका वगैरह जैसे कंट्रीज से,
वहाँ से आता था। दूसरा जो इसके लोग काम करते थे मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ से आता था। और तीसरा आपका आता था जो बेस इसकी इकोनॉमी का था, वो था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से। तो एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट आप कब एक्सपोर्ट करोगे? जब आपके पास पैदावार अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा। तो जिस साल हार्वेस्ट इसकी अच्छी होती थी, उस साल पाकिस्तान जो है वो अच्छा उसका ग्रोथ रेट दिखता था। और जिस साल कोई ड्राउट कंडीशन वगैरह आ गई, उस साल पाकिस्तान जो है बिल्कुल बूम, खत्म। तो क्या एक इसने बेस ही तैयार नहीं किया अपना, एग्रीकल्चर बेस शिफ्ट रह गए। आप समझ रहे हो? एग्रीकल्चर पे शिफ्ट रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिस साल आपका ड्राउट कंडीशन आएगा, उस साल क्या करोगे? बारिश अच्छी नहीं होगी तो क्या करोगे? तो इसके कारण पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करता रहा, उस चीज़ को, उस रिजल्ट को जो है वो अचीव नहीं कर पाया जो चाइना अचीव कर पाया था। इंडिया की पोजीशन क्या रही इन तीनों में? इंडिया जो है कहीं बीच में रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि बीच में कहीं इंडिया मॉडरेटली इसने परफॉर्म किया, विथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इंडिया क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है इसको। जैसे चाइना जो है वो जो चाहता है वो कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो दबा कर रखता है लोगों को, डिक्टेट करके रखता है बिल्कुल, कि आप कुछ नहीं बोलोगे, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही करेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट वाला मॉडल है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे लोगों के पास। इंडिया में जो कि क्योंकि लोग फ्री हैं कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे चीज़ चाहिए कि आप कुछ करने जाओगे तो कुछ विरोध होगा, कुछ आपका सपोर्ट करेंगे लोग। ये चीज़ें अच्छी है, ध्यान रखना, ये चीज़ गलत नहीं है। ये चीज़ हम थोड़ा लेट से ग्रो करेंगे लेकिन करेंगे। ऐसा नहीं कि लोगों को आप दबा करके ग्रो करो, नहीं। मैं बोले ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में एक जो फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट है वो भी लाने की बात हो रही है, लिबर्टी जो इंडिकेटर से। तो हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो लिबर्टी इंडिकेटर में पीछे हो जाएंगे ना। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने है ये इन अपनी कंडीशंस के बीच में जो है वो मॉडरेटली जो है वो परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की तरह ख़राब परफॉर्म नहीं किया, चाइना की तरह एकदम बूम वाला बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर स्टिल आपका जो है वो फेस कर रहा है हैवी डिपेंडेंस किस पे? एग्रीकल्चर पे। देखा हमने कि 46% वर्कफोर्स आज भी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 6% है, 16% है जीडीपी में, ठीक है। और इंडिया नीड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपका जो हमारे पास जो करंट वर्कफोर्स है उसके पास प्रॉपर जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो इंडिया भी ये इंडिया की पोजीशन है। खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो ये जो हमने लास्ट 7 डिकेड का जो जर्नी देखा तीनों का, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे ये तीनों की जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट रही। एक लेवल तक तीनों 80s तक लगभग आप देखेंगे कि तीनों सेम रहा, उसके बाद तीनों जो है वो अलग अलग पाथ पे इन्होंने मूव किया। China has successfully used market system under a committed political leadership to alleviate poverty and grow its manufacturing sector. चाइना ने जो है जो भी मार्केट सिस्टम यहाँ पे था उसको है सक्सेसफुली इसको अचीव किया। इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो कमिटेड थी, स्ट्रांग थी, अच्छी थी, और इसके कारण से ये पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इसने एलिमिनेट कर दिया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो ग्रो किया, जो इकोनॉमी का रीड होता है, बेस होता है, बेसिकली स्पाइन होता है वो। पाकिस्तान जो है स्ट्रगल करता है, अभी तक कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही, ज़्यादातर जो है मिलिट्री कू होता रहा, मिलिट्री जो रूलर थे, मतलब कि जो मिलिट्री मैन थे वो सत्ता में आते रहे यहाँ पे। और एग्रीकल्चर जो है इसका वो काफ़ी वोलेटाइल रहा, इसको इसने बेस बना करके जो है वो रिफॉर्म लाने की कोशिश की, और क्या हुआ कि ये जो है वो प्रॉब्लम में आ गया। बट रिसेंट ईयर में जो है वो पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी हो रही है, रिकवरी हो रही है, यहाँ पे ऐसे इसके संकेत मिले हैं। इंडिया का क्या हुआ? इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी। इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, या फिर बाकी सारी जो डेमोक्रेसी के बाद बेसिकली कर रहा है कि इंडिया तीनों में सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। बट मोस्ट फोकस इसका जो है वो इम्प्रूविंग है किस पे? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, कि कैसे लोगों की गरीबी, पॉवर्टी को जो है वो ख़त्म किया जाए, कैसे एजुकेशन को बूस्ट किया जाए, हेल्थ को कैसे बूस्ट किया जाए, और उसके बाद ये जो आपका वर्कफोर्स है उसको एग्रीकल्चर से हटा करके एक शिफ्ट ला करके इसको बाकी सेक्टर की तरफ जो है वो डाइवर्सिफाई किया जाए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।